सुनने में या सिंपल अंडरस्टैंडिंग में दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, कंटेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो लेकिन इनमें फर्क है। ये दूसरा टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है सेकेंडरी डाटा का। वो अभी हमने एक डाटा कलेक्शन का टूल पढ़ा डॉक्यूमेंट एनालिसिस, अब दूसरा पढ़ने लगे कंटेंट एनालिसिस। पहला मेजर डिफरेंस है कि हमने उसमें पढ़ा डॉक्यूमेंट में कि क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक, कंटेंट एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक। ये इसका बहुत दोनों के दरमियान एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जब आप क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव में एक बड़ा पैरामीटर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। दोनों रिसर्च टेक्निक डिफरेंट है, दोनों का रिसर्च एनालिसिस का तरीका मुख्तलिफ है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है। तो कंटेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये बेसिकली टेक्निक है टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स। क्योंकि बात तो हम सेकेंडरी डाटा सोर्सेज की ही कर रहे हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि आज हम डिस्कस ही करेंगे कि टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो सेकेंडरी डाटा के। तो सेकेंडरी डाटा तो सारा वही है, पब्लिश्ड रिपोर्ट है, वही डायरीज हैं, वही लोगों के खतूत हैं, वही गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं। लेकिन उन्हीं रिपोर्ट्स को आप मुख्तलिफ तरीके से रिव्यू कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर तो आपने क्वालिटेटिव मेथड को यूज करना है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस करेंगे, और अगर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस पैटर्न पे चलेंगे जो कि कंटेंट एनालिसिस का फॉर्मेट है। Enable researcher to quantify the qualitative communication by coding. ये इसका इम्पोर्टेंट थीम है कि बेसिकली जो क्वालिटेटिव चीजें, क्योंकि लिखी हुई चीजें ना वो इंटरप्रिटेशन या जो भी डाटा एनालिसिस हुआ है वो यूजुअली हो किताबों के अंदर वो लिखा हुआ है क्वालिटेटिवली लिखा हुआ है, लेकिन वो क्वालिटेटिव कम्युनिकेशन को आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, आप उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय कोडिंग, ये जो कोडिंग के प्रोसीजर के तहत। तो यानी कि क्वालिटेटिव चीजों को आप क्वांटिफाई करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी अप्लाइड। इसमें जनरली क्या किया जाता है कि इसमें ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है। आप लोगों ने स्टैट में पढ़ी होगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिंपल सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें हम चीजों को सिंपल उनकी फ्रीक्वेंसी से जज करते हैं कि कौन सी चीज कितनी बार हो रही है, उसकी अक्रंस का लेवल क्या है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी में कैसे आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी हमारे कोई रिसर्च टॉपिक है जो कि क्वालिटेटिव है। एक बंदे को फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करना है, कंटेंट एनालिसिस करना है, तो एक स्पीकर की आप स्पीच को पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें आप कहते हैं कि स्पीच में इसने ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा दी, ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा दी, गवर्नमेंट के हक में कितनी दफा बोला, और फलाने लीडर के खिलाफ कितनी दफा बोला। आप इस चीज का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आप उसको देखेंगे कि यहाँ पे आप सिंपल फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे कि उसने ये बात 10 दफा की, ये बात उसने 5 दफा की, ये बात उसने 2 दफा की। अब आप बजाय इसके कि पूरी स्पीच सुने, दूसरे बंदों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो आप तो रिसर्चर है, आपने तो ये अपना प्रोसेस पूरा करना है। जो दूसरा बंदा लेमैन मेरे जैसा बैठ के पढ़ेगा, आपने 3 लाइनों में लिख दिया कि उसने ये बात
इतनी दफा की ये बात, इतनी दफा की ये बात, इतनी दफा की। 3 लाइनों में उसको पूरी स्पीच का जो है वो ग्रिस्ट मिल जाएगा, पूरी स्पीच का पता चल जाएगा। इस तरह से आप वो स्पीच के अंदर जो वर्ड्स वो हैं, लेकिन आपने उनको क्वांटिफाई कर दिया थ्रू यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन डॉक्यूमेंट। इससे क्या पता चलता है कंटेंट एनालिसिस से, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि किसी चीज का ट्रेंड और पैटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर क्या जा रहा है, इसके बारे में पता चलता है कंटेंट एनालिसिस में। कंटेंट एनालिसिस बेसिकली यूजुअली उस वक्त किया जाता है कि जब आपने किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को या जो क्वालिटेटिव किसी की कोई कम्युनिकेशन है, बेसिकली ये ज्यादातर कम्युनिकेशन को एग्जामिन करने के लिए कंटेंट एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी बात कितनी दफा कही गई, कौन सी बात कितनी दफा लिखी गई। लाइकवाइज हमें कुरान पाक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी 6666 आयात हैं, इतने रुकू हैं और ये इतनी सूरतें हैं। तो ये सारा जो है बेसिकली कंटेंट एनालिसिस हुआ होता है। तो समराइज लार्ज डाटा इनटू फ्यू कैटेगरीज, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि बहुत बड़ी बुक, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन, बहुत बड़ी वीडियो को चंद कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया जाता है, समराइज कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा जो डाटा है, बहुत बड़ी जो किताब है, बहुत बड़ा जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसको समराइज कर दिया जाता है चंद लाइनों में। तो ये कंटेंट एनालिसिस की पावर है, या कंटेंट एनालिसिस का ये एक बेनिफिशियल है। सिस्टमैटिक रेप्लिकेबल टेक्निक, सिस्टमैटिक है, डेफिनेटली एक सिस्टमैटिक वे में इसको कंडक्ट किया जाता है कंटेंट एनालिसिस को। और इसकी ये भी खूबी है कि ये रेप्लिकेबल टेक्निक है। रेप्लिकेबल मीन कि इसको दोबारा परफॉर्म किया जा सकता है। मैंने एक किताब पे रिव्यू लिखा, एक किताब का या किसी वीडियो टेप का या किसी ऑडियो रिकॉर्ड का मैंने एक तज्जिया किया। अब कोई भी दूसरा रिसर्चर उसको रेप्लिकेट कर सकता है, मेरी फाइंडिंग को, मेरे रिसर्च को, वो अपने तौर पे भी उसको एफर्ट कर सकता है। तो ये एक इस वे में रेप्लिकेबल टेक्निक भी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दो हमने तरीके पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने डॉक्यूमेंट एनालिसिस, दूसरा पढ़ा कंटेंट एनालिसिस। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं मेटा एनालिसिस। ये तीनों बेसिकली जो एनालिसिस हैं, ये टूल्स ऑफ डाटा, ये सेकेंडरी डाटा के मेथड्स हैं। सेकेंडरी डाटा के कह लें कि स्टडी मेथड्स हैं, जिसमें हम चीज़ों को जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं किसी भी शक्ल में, जब उनको हम तज्जिया, उनका एनालिसिस करते हैं, तो ये इनमें से कोई एक टूल हम यूज करते हैं, कोई एक फॉर्मेट, कोई एक मेथड हम अप्लाई करते हैं। या कंटेंट एनालिसिस करेंगे, या डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, या मेटा एनालिसिस करेंगे। प्लीज कोड द एग्जांपल ऑफ चार्टर्स ऑफ यूएनओ। जहां अली साहब, आपने मेरा ख्याल लॉ पढ़ा हुआ है, इसलिए आप जो कभी आप अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एग्जांपल दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बेसिकली वो चार्टर है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एनालिसिस की। वो तो देखें, जो यूएन का चार्टर है वो बेसिकली है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, जिसमें रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले,
रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि मकान, इन तीनों में सारी बातें आ जाती हैं। तो मेटा एनालिसिस क्या है कि एक क्वांटिटेटिव फॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी मेथड है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें स्पेसिफिकली डिजीज के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसा कि लाइक वाइज आजकल कोरोना का इशू बहुत फैला हुआ है। ये कोरोना की मेहरबानी है कि जो हम इस वक्त फेस टू फेस वर्कशॉप में इंगेज नहीं है, रादर हम इस वक्त हम वर्चुअली एक क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम में मौजूद है। तो कोरोना और इस तरह की कोई भी जो डिजीज है उसके उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं ऑलरेडी, उनका जो एनालिसिस है क्वांटिटेटिवली जो एनालिसिस है उसको कहा जाता है मेटा एनालिसिस। बेसिकली ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजी यानी कि डिजीजेस के बारे में यूज किया जाता है। बेसिकली सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस एक पूरी एक बुक है, यानी कि पूरा एक कोर्स है हमारे, जो कि इस वक्त एमएससी लेवल पे तो नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस एक बाकायदा तौर पे एक अलग से सब्जेक्ट है। तो उसमें फिर ये स्टडी मेथड जो है वहां पे ज्यादा तौर पे अप्लाई किया जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज। लेकिन बड़ी क्लियर सी बात मैंने लिखी है कि एक ऐसा एनालिसिस है स्टैटिस्टिकली कि जो कि मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज के रिजल्ट्स को इकट्ठा करता है। मसलन 10 लोगों ने कोरोना के ऊपर स्टडी की, एक बंदे ने कोरोना की फाइंडिंग्स के ऊपर स्टडी की, एक बंदे ने कोरोना के फैलने के तरीके की स्टडी की, एक रिसर्चर ने उसकी प्रिवेंशन के मेथड बताए, एक रिसर्चर ने उसका करंट जो ट्रेंड चल रहा है जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो बता दिया। अब मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि वो सारे जो रिजल्ट्स हैं मल्टीपल स्टडीज के, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं। अच्छा, मेटा एनालिसिस में ये होता है कि जो स्टडीज रिव्यू की जाती है वो ऑलरेडी क्वांटिटेटिव लेवल पे हुई होती है, वो क्वालिटेटिव लेवल पे नहीं होती। तो क्वांटिटेटिवली जो स्टडीज ऑलरेडी हुई होती हैं उन्हीं के जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं उनको फर्दर कंबाइन किया जाता है और उससे फिर एक ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आता है। एक ब्रॉडर व्यू सामने आता है कि एक्चुअल इस डिजीज का या जो भी सिचुएशन है उसकी क्या ट्रेंड्स हैं, उसके क्या क्या जो इस वक्त डिस्क्रिप्शन है वो किस लेवल पे है, ये सारी बातें पता चल रही है। पोस्ट प्रॉब्लम्स, सॉरी मैं अर्शद साहब मैं इस बात की नहीं समझा नहीं कि क्या कहना चाह रहे, पोस्ट प्रॉब्लम से क्या मुराद है। सिस्टमैटिकली assess the results of previous research to derive conclusions। ये भी मेटा एनालिसिस का फॉर्मेट है। मेटा एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जो पुराने रिसर्चेज हुई हैं उनको उनसे कुछ और नया नतीजा निकाला जाता है, उनको इकट्ठा करके कोई नया नतीजा निकाला जाता है। यानी कि 10 लोगों ने एक एक या दो दो अपने रिजल्ट्स या फाइंडिंग दी, अब आपने उनको इकट्ठा करके तो उसमें से कोई और भी फाइंडिंग निकाल ली, तो ये एक मेटा एनालिसिस का फॉर्मेट है। परफॉर्म्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज एड्रेसिंग द सेम क्वेश्चन। ये उस वक्त कंडक्ट की जाती है जबकि एक ही क्वेश्चन पे मल्टीपल साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट हुई हो। यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर अब मल्टीपल स्टडीज अवेलेबल है, मल्टीपल स्टडीज हो रही हैं, हो चुकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल है सेम क्वेश्चन के हवाले से, तो वहां पे मेटा एनालिसिस किया जाता है। अगर कोई एक दो स्टडीज हैं तो वहां पे मेटा एनालिसिस जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता। जी, लाहौर में अजान शुरू हो चुकी है, तो
4-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप इस दौरान में अपनी बातें जो है वो कंटिन्यू रखें, मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम सेकेंडरी सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सेकेंडरी सोर्स के जो टूल्स हैं वो हम उनको 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस है या कंटेंट एनालिसिस है। बेसिकली चूंकि यूटिलाइजेशन तीनों में सेकेंडरी डाटा की हो रही है, इसलिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मोर और लेस सेम चीज़ है, लेकिन इनमें कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद है। Objective to done a consolidated and quantitative review of a large and often complex, sometimes apparently conflicting body of literature। देखिए कि बड़ी डिटेल स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसोलिडेटेड यानी कि कंबाइन क्वांटिटेटिव रिव्यू किया जाए, जो कि एक बहुत लार्ज डॉक्यूमेंट है एंड ऑफन कॉम्प्लेक्स, यानी कि मुश्किल, कॉम्प्लेक्स मीन के जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, एंड समटाइम अपरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर। और बजाय समटाइम ये होता है कि दो आप डिफरेंट रिसर्चेस का जब रिव्यू कर रहे हैं तो समटाइम उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से होता है कि एक रिसर्च जो है वो एक ही इशू पे वो कोई और फाइंडिंग्स इंडिकेट कर रही है, जबकि दूसरी रिसर्च जो है वो कुछ और फाइंडिंग डिस्प्ले कर रही है। तो यहाँ पे जब आप मेटा एनालिसिस करते हैं तो फिर उन फाइंडिंग्स को कंबाइन किया जाता है, उन सारी फाइंडिंग्स को, तो उससे एक फिर और ब्रॉडर पिक्चर सामने आती है। तो ये है इसका मेटा एनालिसिस का फॉर्मेट या स्ट्रेंथ। मेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है? बेसिकली मेटा एनालिसिस समझ लें कि एक प्योर वो एक सिस्टमैटिक मेथड है, जिस तरह से आपने फिजिकल रिसर्च यानी कि प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट करनी, बिल्कुल वही वाला ऑलमोस्ट फॉर्मेट है। फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, पहले आप रिसर्च क्वेश्चन इसमें बनाएंगे और अपने प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफाई रेलेवेंट लिटरेचर, डेफिनेटली जो भी आपको लगता है कि ये स्टडी जो है ये मेरे लिटरेचर इससे रेलेवेंट है, मेरे ऑब्जेक्टिव से, मेरे रिसर्च क्वेश्चन से, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे स्टेप पे। और कंस्ट्रक्ट सर्च स्ट्रेटजी, रैपिड और सिस्टमैटिक सर्च। सर्च की दो टेक्निक है कि आप डॉक्यूमेंट को सिस्टमैटिकली सर्च कर रहे हैं या रैपिड सर्च कर रहे हैं। रैपिड में ये होता है कि तरह टाइम सेविंग मेथड है, जिसमें आप किसी एक या दो कंटेंट्स पे फोकस करते हैं, 2-3 जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जिनको बोला जाता है, कीवर्ड्स पर सिर्फ फोकस करते हैं। जबकि सिस्टमैटिक सर्च में आप मोर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं। थर्ड है एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द रेलेवेंट स्टडीज। थर्ड प्रोसेस में जो भी डेफिनेटली जो पहले स्टडीज हुई हैं उनको एवेलुएट करके तो आप रेलेवेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाटा अप्रेजल एंड प्रिपरेशन, फोर्थ स्टेप पे आप कंप्यूट यानी कि अप्रोप्रिएट आउटकम मेजर, जो आपने रिसर्च फाइंडिंग्स की हैं उनको आपस में कंबाइन कर दें। कंप्यूट से मुराद कंबाइन करना। evaluate extent of between study inconsistency heterogeneity, जैसा कि हमने अभी बात की कि कुछ फाइंडिंग जो है वो इनकंसिस्टेंट होती है, एक कुछ स्टडीज आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, तो ऐसी स्टडीज को और ज्यादा आप डीपली एवेलुएट करते हैं। और यहाँ पे मिस्टेकनली 7 लिखा गया। फिफ्थ स्टेप है नॉलेज सिंथेसिस, यानी कि इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। आप सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद एक अपनी जो जनरल फाइंडिंग है वो पोर्ट्रे कर देते हैं। इस पे मैंने ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दी
ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इतना आप समझ जाएंगे कि इनको हमने किस तरह से कंडक्ट करना। तो आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से कि